नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर सरदार में। मैं हूं रीनू। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीसी की और आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय 3 तक आर्थिक पैकेज से जुड़ी जनता को देगा और जानकारी जनता को देगा। हालांकि आज हुए पीसी में सरकार ने गरीबों, एमएसएमई और मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा का सीएम शिवराज ने स्वागत किया है। आज जो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणाएं की गई है, माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा, वो सचमुच में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है। और मुझे पूरा विश्वास है एमएसएमई सेक्टर को जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे एमएसएमई नए सिरे से खड़े हो जाएंगे। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इसके कारण रोजगार के अवसर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकल को वोकल बनाना है। इससे लोकल को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक क्रांति है ये पैकेज, जो एमएसएमई की स्थिति को बदल देगा और सचमुच में स्वावलंबन की तरफ हमारे देश को ले जाएगा। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान पर कहा, केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य, लेकिन धरातल पर फैसले का दिखना चाहिए असर। केंद्र के फैसले का हश्र नोटबंदी और जीएसटी की तरह ना हो, सपना बनकर ना रह जाए, केंद्र की घोषणा।
ये जरूर है कि आज आवश्यकता है इकोनॉमी को उस तरीके से ग्रूम करने की जिससे कि देश में और विश्व में जो महामारी आई उससे हम निपट सकें। राहुल गांधी जी ने जैसे अनुरोध किया देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कि आज आवश्यकता है गरीब के खाते में पैसा डालने की। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला, इसमें आज जो वित्त मंत्री जी ने जितनी भी बातें बताई वो सिर्फ एमएसएमई उद्योगों के लिए बताई, बड़े उद्योगों के लिए बताई, या अन्य तरह के टैक्सों में छूट के लिए बताई, ठेकों के लिए बताई, या इस तरह की जो बातें हैं उसके लिए आज का पूरा फलसफा था। मैं मानता हूं कि किसी भी चीज को नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का विजन कोई पॉलिटिकल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इस महामारी से हम कैसे उभरें इसको लेकर एक सरकार के सहयोग के रूप में हम खड़े हैं। मैं मानता हूं कि ज़्यादा अच्छा हो, हर चीज़ में खामियां निकालने के बजाय हम पॉजिटिविटी से बात को पूर्णता दें, और विश्वास है कि हम वो जो चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने सपने दिखाए वो पूरे हों। तो साथ ही कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों के काम की होगी समीक्षा। सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का किया गठन, बीते 6 महीनों में हुए फैसले की समीक्षा। पूर्व सरकार के कार्यकाल के लिए लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगी समिति। पुराने फैसलों को रद्द करने और बदलने पर विचार होगा। समिति में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल शामिल होंगे। तो वहीं कल सुबह 11 बजे मंत्री समूह की पहली बैठक होगी। तो सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया। आपको बता दें बीते 6 महीने में फैसलों के लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। पूर्व की कमलनाथ सरकार को लेकर जो फैसले लिए गए थे, जो तबादले किए गए थे, जो योजनाएं लाई थी, ऐसी तमाम चीजें ही जिनको लेकर ये समिति जांच करेगी। पूर्व सरकार के काम की समीक्षा अब की जाएगी और इसके चलते कल ये बैठक होने वाली है जो कि सुबह 11 बजे मंत्री समूह की पहली बैठक होगी। और इस पहली बैठक में ही ये तय किया जाएगा कि कब से पूरी जांच शुरू होनी है, समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे और समूह की पहली बैठक में आगे चल के किन किन अधिकारियों को लिया जाना है जांच के लिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर समीक्षा बैठक में बातचीत होनी है। तो बड़ी खबर है जहां सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया और इस गठन के साथ ही अब आगे की रणनीति तय होगी। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हाल ही के 6 महीनों में लिए गए फैसलों पर और खासतौर पर जो नियुक्तियां निकाली गई थी, जो नियुक्तियां हुई थी, ये तमाम ऐसी चीजें जिन पर चर्चा होनी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन कर दिया है और अब जल्द ही जांच शुरू होने की भी बात सामने आ रही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने क्या क्या काम किए थे और कहां क्या घोटाले किए गए हैं, पूरी जानकारी अनुराग। बिल्कुल रीनू, देखिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल समूह का गठन किया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है और इसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल जो कि कृषि मंत्री हैं और तुलसीराम सिलावट जो कि मंत्री हैं, इनको ग्रुप में शामिल किया। और ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है वो इस बात की जांच करेगा कि बीते 6 महीनों में जो फैसले लिए गए हैं, पूर्व सरकार में जो फैसले लिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है और उसके तथ्य मिलते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी को लेकर ये मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि पूरा फोकस सरकार का इस बात को लेकर है कि बीते 6 महीनों में जो जो फैसले हुए हैं उनकी समीक्षा की जाए, क्योंकि अब आगामी उपचुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए राज्य सरकार इस समूह के जरिए उन मामलों की तलाश में जुट गई है कि जो आखिरी समय में कमलनाथ सरकार के समय में जो फैसले लिए गए थे उनकी समीक्षा की जाएगी, उनकी गड़बड़ियों को ढूंढा जाएगा। सरकार को इस बात का अंदेशा है कि कई विभागों में, कई मामलों में आखिरी दौर में कई बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी सामने लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। मंत्री समूह का गठन किया है और कल 11 बजे हमने पहली बैठक रखी है और इसमें माननीय सम्मानित मंत्रियों के साथ में बातचीत करके हम कल से अपने निर्णय कल से ही प्रारंभ करके और सरकार को भेजना प्रारंभ करेंगे। और कुछ क्या काम करेगा सर ये मंत्री समूह? एक तो राजस्व से होने वाली आय के संबंध में ये मंत्री समूह उससे बढ़ाने के लिए, प्राप्ति के लिए कहाँ व्यवधान आ गए, कहाँ
है। और एक दूसरा विषय जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल ने कह दिया कि सरकार अल्पमत में और किए जा रहे थे फैसले, ऐसे 6 महीनों के फैसले इस तरह के जो होंगे उनकी समीक्षा करें। आज से हम शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की, जिसके बाद से शिवराज कैबिनेट के विस्तार की तारीख पर चर्चा हुई है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। तो इस मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि एमपी में सिंधिया समर्थक सभी मंत्री बनेंगे और साथ ही कहा कि हमसे ज्यादा कांग्रेसियों को शिवराज कैबिनेट की चिंता है। ये बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी। जब हमें जल्दी नहीं तो उन्हें काय की जल्दी है? बीमारी है, महामारी है, जान है तो जहान है, इतनी जल्दी उन्हें क्यों भड़बड़ाहट है? बना लेंगे सरकार, बन जाएंगे सब मंत्री। सिंधिया जी कितनी देर बनेंगे ये चर्चा नहीं, जल्दी बन जाएंगे। हम बता रहे हैं ना आपको, अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते, जब फार्म डरे 10 दिन बाद ही बन जाते। लेकिन कम से कम जीवन तो देखे लोगों को, इतनी जल्दी क्या है? शिवराज जी आज राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या मानते हैं आप भी? जो भी वो अपनी सरकार का विस्तार कर रहे होंगे तो इसलिए वो राज्यपाल के पास गए होंगे। तो ये माना जा सकता है कि जल्द अब सरकार का विस्तार जल्दी से जल्दी सरकार का विस्तार होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार? हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार। लॉकडाउन 4 को लेकर सरकार को मिले सुझाव, अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और जनता ने दिए सुझाव। फीवर क्लिनिक खोलने का भी मिला है सुझाव। रेड जोन वाले जिलों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कामकाज शुरू करने के सुझाव। ऑड इवन के आधार पर गाड़ियों को चलाने की छूट दिए जाने का सुझाव दिया गया है। सभी सुझाव को एमपी सरकार केंद्र को भेजेगी। सुझाव के आधार पर तय होगा लॉकडाउन 4 का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये आगे पता चलेगा। सुझाव जनप्रतिनिधियों के आज आए थे, सुबह अधिकांश जिलों में बात हुई। उनका कहना है कि रेड जोन जो है उनमें भी जो एरिया कंटेनमेंट एरिया है उनको बफर करके वहीं तक रखें, बाकी सारा शहर खोलना चाहिए। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज़्यादा केस जहाँ से आ रहे हैं उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। जो सुझाव लगभग आम राय से आया था वैसा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, वो प्रधानमंत्री जी को देंगे। एक सुझाव ये भी था कि बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार के लोकल ब्रांड को वोकल बनाने का अभियान योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वागत किया है और कहा, अगर बाकी देश स्वदेशी सामान को बढ़ावा देते हैं तो बाकी हिंदुस्तान क्यों नहीं। सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े योद्धा मैं इनको कहता हूं कि शायद स्वदेशी की बात बाबा रामदेव ने अरसे पहले करी और लगातार करते रहे। बाबा रामदेव, कुछ लोगों ने जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि बी वोकल अबाउट लोकल, लोगों ने कह दिया है कि अब हम विदेशों से सामान मंगाना बंद कर देंगे क्या? बाबा रामदेव, हाँ, विदेशी कंपनियों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए ऐसी आंधी उठनी चाहिए। मैं एक भजन छोटा सा 2 लाइन गा देता हूं क्योंकि मैं तो पूरे देश को जगाने का काम करता हूं। जी, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो मोदी जी ने ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का बजट दे करके, एक स्पेशल जो है पैकेज दे करके एक बहुत बड़ा चुनौती का अवसर, चुनौती के समय एक अवसर खोला है देश के सामने। और आमिर मैं कहूंगा कि मोदी जी ने सच कहा था कि जो आज ग्लोबल है वो कभी तो लोकल थे ना।
तो भारत के प्रोडक्ट, भारत के ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बाबा रामदेव, ज्यादा भरोसा मोदी जी को भी अपने देश के लोगों पर ही है, और हम सबको देश पर बहुत भरोसा है, देश के लोगों पर भरोसा है। लेकिन क्योंकि इस ग्लोबल युग के अंदर क्या हम अगर हम विदेशी सामान का बॉयकॉट करेंगे तो क्या ये हमारी अर्थनीति के लिए, क्या ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक सही होगा? क्योंकि आप तो राष्ट्रहित की बात सर्वोपरि रखते हैं हर चीज से पहले। देखो आमिश भाई, चीन को देख लो, जापान को देख लो, इजराइल को देख लो, अमेरिका को देख लो, दुनिया की जो सुपर पावर है वो सब मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। जापान जो पूरी दुनिया में सामान भेजता है, हिंदुस्तान में आया, वहां का जो है क्या जोंग जो भी क्या नाम है उसका, वो अपनी गाड़ी वहां से लेकर के आया था जब शिंजो आबे। सारे देश स्वदेशी को गौरव देते हैं, अपने देश में ये जो विदेशी का शिंजो आबे वो अपनी गाड़ी वहां से लेकर के आया था, जबकि यहां उनके लिए BMW और अलग अलग तरह की बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ल्ड के ब्रांड मिल सकते थे। मैं कहना चाहता हूं, जब दुनिया के देश, आज भारत के प्रधानमंत्री तो उस हद तक अभी गए भी नहीं है। अरे चीन का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इजराइल का, जापान का प्रधानमंत्री अपने देशों की कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए, उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए। कोरिया ने इसके लिए बहुत बड़े काम किए, अपने यहां के 3 बड़े ब्रांड उन्होंने ग्लोबल कर दिए। तो देखो सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। मोदी जी ने एक बड़ी पहल की है, इसका स्वागत होना चाहिए, और गांव से लेकर के, प्रांतों से लेकर के पूरे देश में एक स्वदेशी की नई क्रांति का दौर शुरू होना चाहिए, और वह इस देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए और भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, सुपर ग्लोबल पावर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। आप भी बड़े लंबे अरसे बाद पकड़ में आए हैं, यानी सवाल पूछ सकते हैं हम आपसे। एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है बाबा रामदेव, जब से इस स्वदेशी की बात हुई है या वोकल अबाउट लोकल की बात हुई है, तो एक लॉबी है, एक वर्ग है, वो कह रही है कि देखिए भारत जो है वो सब कुछ दुनिया से कटना चाहता है। तो आप इस विषय पर जरूर बोले, क्योंकि आप तो विदेशों में योग सिखाते हैं जाकर। हमारी तो फिलॉसफी रही है वासुदेव कुटुंबकम, ये विश्व ही हमारा परिवार है। देखो भारत की प्रतिभाएं अमेरिका के नासा से लेकर के अमेरिका के आज जो कोरोना के संक्रमण में भी, और यूरोप के अलग अलग देशों में वहां के डॉक्टर से लेकर के, अमेरिका में जो टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, टॉप इंजीनियर्स हैं, ऐसे ही यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, अलग अलग दुनिया के देशों में, चाइना में भी भारत के बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं। तो भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, किसी चीज की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आज कमी नहीं है। और भारत में जो विदेशी कंपनी यहां पर सामान बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, वहां पर टेक्नीशियंस हमारे सारे जो है, वहां पर प्रोफेशनल्स हमारे, रॉ मटेरियल हमारा, पैकेजिंग मटेरियल हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, ग्राहक हमारा, दुकानदार हमारे, खाली ब्रांड का पूरा एक जो है कुचक्र है पूरा। तो ये हमारा एक तो हमारा ब्रांड क्यों नहीं बन पाता बाबा रामदेव? आपने तो इतना बड़ा पतंजलि खड़ा करा, अभी रुचि सोया को भी आपने एक्वायर करा। मैं आपसे जरा, हमारा ब्रांड क्यों नहीं खड़ा हो पाता? हर ब्रांड में हमारे लोग सीईओ, हर ब्रांड के अंदर गूगल का सीईओ हमारा भारतीय, लेकिन हमारा अपना गूगल क्यों नहीं खड़ा हो पाता? आज की डेट में हमारा अपना जियो खड़ा है इस देश के अंदर, लेकिन हम और ब्रांड क्यों नहीं खड़ा कर पाते? पतंजलि है जैसे, लेकिन वो पतंजलि ग्लोबल क्यों नहीं बन पाता? तो देखो देखो यही बात है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री ने जो है लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए और उसके लिए वोकल होने के लिए आह्वान किया, तो चारों तरफ जो है कुछ नेगेटिव लोग खड़े हो गए। ऐसे अपने हिंदुस्तान में जब कोई आगे बढ़ता है तो चारों तरफ से जो टांग खींचने वाले लोग हैं खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, लाख चाहे कोई उल्टी पुल्टी बातें करे, आपको भी तो रोज लोग गालियां देते रहते हैं अमिश भाई, लेकिन आप तो आर पार में डटे रहते हैं कि मुझे सबकी राह पर चलना है, मुझे देश की बात करनी है। मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं,
इसलिए हम तो डटे हैं देश के लिए, मर मिटना भी पड़े तो तैयार है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके खिलाफ जो है ट्रेंडिंग तक होती है। हाँ, तो आमिर जी, जैसे आपने एक संकल्प ले रखा है सुबह से शाम तक गालियां खाते और गोलियों को खाने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे लोगों को एक अपने भीतर जज्बा पैदा करना पड़ेगा। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, कितने संघर्षों, चुनौतियों, कितने संकटों के बीच में, झंझावातों के बीच में, कितनी अंधियारी गलियों के बीच से ये आज हमने मुकाम पाया है। जब हमने शुरू की थी अपनी ये यात्रा, तो 500 क्योंकि हमने आह्वान किया था बाबा रामदेव, हमने आह्वान किया था बड़े कामों के लिए। बाबा रामदेव, हमने आह्वान किया था कि जनता भी कुछ सवाल पूछ सकती है। तो एक व्यूअर सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव क्या स्वदेशी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? एक व्यूअर ने सवाल पूछा भोपाल से। इनका नाम संकल्प है। मैंने आज से नहीं, पिछले करीब 25 से 30 साल पहले ये संकल्प ले लिया था, संकल्प कि मैं विदेशी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पहले मैंने बहुत सेकेंड हैंड बजाज का स्कूटर खरीदा था, फिर बजाज का स्कूटर फर्स्ट हैंड मैंने खरीदा। राहुल बजाज जी से अब तो मेरी दोस्ती, अब तो मुझे गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने 5000 का सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था बजाज का, वो होंडा का नहीं खरीदा था मैंने। और उसके बाद गाड़ी मैंने टाटा की खरीदी थी, और उसके बाद टाटा की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं एम्बेसडर ली थी, और महिंद्रा की गाड़ी मेरे संस्थान के अंदर मैंने करीब 500 गाड़ियां खरीदी। इस समय अभी तक पिछले 1 साल पहले तक मैं महिंद्रा की, टाटा की गाड़ी यूज करता था। जब से टाटा ने रेंज रोवर को लिया है, उसके बाद मैंने सेफ्टी के कारण से वो भी बहुत सबसे सस्ते वाला मॉडल में यूज करता हूं। मैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी मोबाइल से लेकर के घड़ी गाड़ी से लेकर के अपनी जिंदगी में विदेशी इस्तेमाल नहीं करता। अमित जी, आपकी जानकारी बताना चाहता हूं। तो साथ ही कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, और इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ कानपुर से जुड़ी डॉक्टर मोनिका सचदेवा, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम रेशमा पांडे है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना के इस काल में हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। मैं अंशुल जोशी बैंगलोर से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि हम इस समय क्या खाएं जिससे हम स्वस्थ रहें। मेरा नाम कामनी कुमार है, मैं रांची से बोल रही हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि हम लोग क्या खाएं कि हम लोग की इम्यूनिटी मजबूत हो। कुछ 5-6 चीज़ों का ध्यान हमें देना है। पहली चीज़ तो ये कि हमें बहुत ठंडा खाना नहीं खाना है, जैसे ठंडा पैर नहीं लेना है, ठंडा दही, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है हमको। हमें गुनगुना पानी का सेवन करना है, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है। हमें अपने खाने में विटामिन सी होना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन सब का सेवन बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ हमको लंबी फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप अलग क्यों होना चाहते हैं? पनीर